इमामा के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ था। वो पहले की तरह बाकायदगी से सबीहा के पास जाने लगी। इन इज्तिमाआत में शिरकत ने इसे अगर एक तरफ अपने फ़ैसले पर इस्तिक़ामत बख्शी तो दूसरी तरफ इस बाकी मानदा शुबहात को भी दूर कर दिया। मज़हब तब्दील करने का फ़ैसला इमामा के लिए कोई छोटा या मामूली फ़ैसला नहीं था। इस एक फ़ैसले ने इसकी ज़िंदगी के हर मामले को मुतासिर किया था। वो अब असजद से शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो गैर मुस्लिम था। इसे जल्द या बधेर अपने घर वालों से अलगगी भी इख्तियार करनी थी क्योंकि वो अब ऐसे किसी माहौल में रहना नहीं चाहती थी जहाँ इस्लाम शायर और अकायद में इतने धल्ले से तहरीफात की जाती थी। वो इस पैसे के बारे में भी शकों का शिकार होने लगी थी जो इसे अपने तालीम और दूसरे अखराजात के लिए हाशिम मुबीन की तरफ से मिलते थे। चंद साल पहले तक परियों की कहानी नजर आने वाली जिंदगी एकदम एक डरावने ख्वाब में तब्दील हो गई थी और जिंदगी के इस मुश्किल रास्ते का इंतखाब इसने खुद किया था। इसे बात सफ़ा हैरत होती कि इसने इतना बड़ा फैसला किस तरह कर लिया। इसने अल्लाह से इस्तिक़ामत ही मांगी थी और इसे इस्तिक़ामत से नवाजा गया था, मगर वो अब इतनी कम उम्र थी कि ख़दशात और अंदेशों से मुकम्मल पीछा छुड़ा लेना इसके लिए मुमकिन नहीं था। इमामा, तुम फ़िलहाल अपने वालिदैन को मज़हब की तब्दीली के बारे में न बताओ। अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। उस वक्त न सिर्फ तुम आसानी से असजद से शादी से इनकार कर सकती हो बल्कि उन्हें अपने मज़हब की तब्दीली के बारे में भी बता सकती हो। सबीहा ने एक बार इसके खदशात सुनने के बाद इससे मशवरा दिया। मैं इस पैसे को अपने ऊपर खर्च करना नहीं चाहती जो मेरे बाबा मुझे देते हैं। अब जबकि मैं जानती हूँ कि मेरे वालिद एक झूठे मज़हब की तबलीग कर रहे हैं, ये जायज़ तो नहीं है कि मैं ऐसे शख्स से अपने अखराजात के लिए रकम लूँ। तुम ठीक कहती हो, मगर तुम्हारे पास फ़िलहाल कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बेहतर है तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, इसके बाद तुम्हें अपने वालिद से भी कुछ नहीं लेना पड़ेगा। सबीहा ने इसे समझाया। सबीहा अगर इसे राह न दिखाती तब इमामा इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। इसमें फ़िलहाल इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश छोड़ देती। इस वक्त रात के 10 बजे थे जब वो सिनेमा से बाहर निकल आया था। इसके हाथ में अभी पॉपकॉर्न का पैकेट था और किसी गहरी सोच में डूबा हुआ पॉपकॉर्न खाते हुए सड़क पर चल रहा था। आधा घंटा तक सड़कें नापते रहने के बाद इसने एक बहुत बड़े बंगले की घंटी बजाई थी। साहब, खाना लगाऊं? लॉन्च में दाखिल होने पर मुलाजिम ने इसे देखकर पूछा। नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। दूध? नहीं। वो रुके बगैर वहाँ से गुजरता चला गया। अपने कमरे में दाखिल होकर इसने दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे की लाइट ऑन करके कुछ देर बेमकसद इधर उधर देखता रहा, फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। शेविंग किट निकाल कर इसके अंदर से एक रेजर ब्लेड निकाल और इसे लेकर बेडरूम में आ गया। अपने बेड पर बैठकर इसने साइड टेबल पर पड़ा हुआ लैंप जला लिया और बेडरूम की ट्यूबलाइट बंद कर दी। रेजर ब्लेड के ऊपर मौजूद पेपर को उतारकर वो कुछ देर लैंप की रोशनी में इसके तेज धार को देखता रहा। फिर इसने ब्लेड के साथ अपने दाएं हाथ की कलाई के रग को एक झटके से काट दिया। इसके मुंह से एक सिसकी निकली और फिर इसने होंठ भींच लिए। वो अपनी आंखों को खुला रखने की कोशिश कर रहा था। इसकी कलाई बेल्ट से नीचे लटक रही थी और खून की धार अब सीधा कारपेट पर गिरकर इसमें जज्ब हो रही थी। इसका जहन जैसे किसी गहरी खाई में जा रहा था। फिर इसने कुछ धमाके सुने। तारीकी में जाता हुआ जहन एक बार फिर धमाके के साथ रोशनी में आ गया। शोर अब बढ़ता जा रहा था। फौरी तौर पर शोर की वजह से समझ नहीं पा रहा था। इसने एक बार फिर अपनी आंखें खोल दी, मगर वो किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा था। वो सो रही थी जब हड़बड़ा कर उठ बैठी। कोई इसका दरवाज़ा बजा रहा था। इमामा, इमामा। वसीम दरवाज़ा बजाते बुलंद आवाज़ में इसका नाम पुकार रहा था। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? दरवाज़ा खोलते इसने कुछ हवास बाख्तगी के आलम में वसीम से पूछा जिसका रंग उड़ा हुआ था। फर्स्ट एड बॉक्स है तुम्हारे पास? वसीम ने इसे देखते ही फ़ौरन पूछा। हाँ, क्यों? वो मज़ीद परेशान हुई। बस इसे लेकर मेरे साथ आ जाओ, वसीम ने कमरे के अंदर दाखिल होते हुए कहा। क्या हुआ? इसके पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसकने लगी। चोचू ने फिर खुदकशी की कोशिश की। अपनी कलाई काट ली है इसने। मुलाजिम आया हुआ है नीचे इसका, तुम मेरे साथ चलो। इमामा ने बेख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। तुम्हारे इस दोस्त को मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, जिस तरह की हरकतें करता फिरता है। इमामा ने नागवारी से अपने बेड पर पड़ा हुआ दुपट्टा ओढ़ते हुए कहा। मैं तो इसे देखते ही भाग आया हूँ, अभी वो होश में था। इसने मुड़कर इमामा को बताया। वो दोनों अब आगे पीछे सीढ़ियाँ उतर रहे थे।
उसे हॉस्पिटल ले जाते इमामा ने आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर कहा, वो भी ले जाऊंगा, पहले तुम इसकी कलाई वगैरह तो बांधो, खून तो बंद हो। वसीम, मैं इसे कोई बहुत अच्छी किस्म की फर्स्ट एड नहीं दे सकती। पता नहीं इसने किस चीज़ से कलाई काटी है और जख्म कितना गहरा है। इसके अपने घरवाले कहाँ हैं? बात करते करते इमामा को ख्याल आया, इसके घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मुलाजिम है। वो तो कोई फ़ोन कॉल आई थी जिस पर मुलाजिम इसे बुलाने के लिए गया और जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो परेशान होकर दूसरे मुलाजिमों के साथ मिलकर इसने दरवाज़ा तोड़ दिया। वो दोनों साथ साथ चलते वक्त अपने घर से बाहर निकल आए। तुम्हारे दोस्त जो है ना, इमामा ने कुछ नाराज़ी के आलम में वसीम के साथ चलते हुए सालार के बारे में कुछ कहना चाहा, मगर वसीम ने गुस्से में पलट कर इसको झिड़क दिया। फॉर गॉड सेक, अपनी लानत मलामत बंद नहीं कर सकते तुम? इसकी हालत सीरियस है और तुम इसकी बुराइयों में मसरूफ़ हो। ऐसी हरकतें करने वालों के लिए मेरे पास कोई हमदर्दी नहीं है। वो दोनों अब सालार के लॉज में पहुंच चुके थे। चंद कदम चलने के बाद वसीम एक मोड़ मोड़ा और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। इमामा इसके पीछे ही थी, मगर फिर जैसे करंट खाकर रुक गई। कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही सामने कदम खिड़कियों पर कुछ मॉडल्स और एक्ट्रेसेस की बड़ी बड़ी उरियान तस्वीरें इस तरह लगाई गई थी कि एक लम्हे के लिए इमामा को यूं लगा जैसे वो तमाम लड़कियां हकीकी तौर पर इस कमरे में मौजूद हैं। इसका चेहरा सुर्ख हो गया। एक तरफ बेड पर पड़े हुए जख्मी के बारे में इसकी राय कुछ और ख़राब हो गई। वो तस्वीरें इसकी किरदार की पस्ती का एक और सबूत थी और कमरे में 3-4 लोगों की मौजूदगी में इसके लिए वो तस्वीरें खासी खिदमत और शर्मिंदगी का बास बन रही थी। इन तस्वीरों से नजरें चुराती वो तेज़ रफ्तारी से डबल बेड की तरफ आ गई जहां सालार सिकंदर लेटा हुआ था। वसीम इसके पास बेड पर बैठा फर्स्ट एड बॉक्स खोल रहा था, जबकि इमामा का बड़ा भाई सालार भी इसकी कलाई को बेडशीट के एक लटके हुए कोने के साथ दबाकर खून रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि खुद सालार नशे में डूबे हुए किसी इंसान की तरह अपना हाथ छिड़वाने की कोशिश कर रहा था। वो वसीम और मुलाजिमों से कुछ कह भी रहा था